नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अपने एक अभिन्न मित्र जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हम दोनों साथ में ही बिजनेस शुरू किए थे वेडिंग इंडस्ट्रीज में, और लगभग हम लोग 17-18 साल साथ में वर्क किया। आज इस दुनिया में नहीं है, मगर मेरे लिए वो बहुत मायने रखता था और हम दोनों बहुत साथ में भी काम किए और बहुत यादगार लम्हा देके वो चले गए इस दुनिया से। मगर आज के डेट में उन्हीं का बिज़नेस संभालने के लिए उसका छोटा भाई है, ये भी हमारा अच्छा मित्र है। ठीक है, तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत सिंह हुआ। ये जिस तरह हमारा वो दोस्त था, ये भी इसी तरह है। हम लोग भी साथ में उठे बैठे खाए पिए सब हैं। तो आप इस बिजनेस में किस साल एंट्री लिए थे? साल ऐसे ऑफिशियली देखा जाए तो 2011 7 नवंबर को स्टार्ट किए थे काम भैया के साथ। मतलब जब हम 14 भैया लगभग तो भैया तो 2002 के लगभग में आपका एंट्री लिए थे, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है कि मैं 2000 में एंट्री लिया था इस शहर में, इस बिज़नेस में, और आपके भैया 2002 में लिए थे। हमारे 2 साल बाद वो आए थे और उसके बाद हम लोग दोनों मिलके बिजनेस किए थे अलग अलग, वो अपना बैनर से, हम अपना बैनर से। तो आप जब आए तो सबसे पहला वीडियो शुरू किए थे या फोटो या एडिटिंग? सबसे और अगर वीडियो जो भी शूट किए थे तो किस चीज़ से स्टार्ट किए थे? सबसे पहले तो वीडियो शूट किए थे मतलब कुछ टाइम VCR वाला कैसेट चलता था, तो पैनासोनिक 3500 करके एक मॉडल होता था, मतलब बहुत पुराना कैमरा हुआ, अभी तो लोग जानते भी नहीं होंगे। तो उससे हम पहला बार वीडियो शूट किए थे। तो मतलब उस टाइम को बहुत सीखने का चाहत होता था, क्योंकि घर में कैमरा होता था, तो देखते थे तो भैया को बोलते थे सिखा दो सिखा दो, तो भैया बहुत मारता भी था, अरे क्या करेगा सीख के ऐसे वैसे। तो फिर बहुत प्रेशर देते थे तो बता देता था कुछ कुछ कि ऐसे ये कैमरा है, इधर से रिकॉर्डिंग होता है, इधर कैसेट घुसता है। तो सबसे पहले तो वीडियो चलाए थे 3500 पैनासोनिक का। उसके बाद फिर एडिटिंग कब सीखा? एडिटिंग का हुआ क्या कि भैया एडिट करता था वीडियो, या मिक्सिंग करता था या एडिट करता था, कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करता था। तो जब स्कूल से हम आते थे तो उसके पीछे खड़े रहते थे, तो कुछ बताता नहीं था, बट एक आदत सा हो गया तो उसके पीछे खड़े रहना, और हमेशा देखते रहते थे कीबोर्ड में कैसे हाथ चला रहा है, स्क्रीन पर क्या कर रहा है। तो कुछ कुछ छोटा छोटा काम होता, जब थक जाता था तो बोलता था तुम कर दो, ऐसे करके ऐसे करके होता है। तो वो छोटा छोटा चीज़ स्टार्ट करते 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 पैशनेट हो गए उस चीज़ को लेके, कि अच्छा लगने लगा करने में, इफ़ेक्ट्स डालना, मतलब कि थोड़ा क्रिएटिव टाइप का हो गया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है करने में। और मतलब उस टाइम स्कूल भी कभी कभी 1-2 दिन बंक मार देते थे करने के लिए, बैठ के दिन भर लोग जिस टाइम गेम खेलते हैं बहुत सारे, और उस टाइम एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिए। एडिटिंग करना पसंद होने लगा हमको ज़्यादा। बहुत पुराना सॉफ्टवेयर होगा उस टाइम, लिक्विड करके एक सॉफ्टवेयर था, पिनाकल लिक्विड, तो उस पर हम एडिट स्टार्ट किए थे। मिक्सिंग भी करते थे, थोड़ा एडिट भी करते थे उस पर, तो उस टाइम से एडिटिंग सीखे भैया से। ये बताइए कि इतने दिनों में कभी ऐसा लगा कि ये बिजनेस में आके बहुत बड़ी गलती कर दी? नहीं, बिजनेस में आके ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, बट हाँ कभी डिसअपॉइंटमेंट फील हो जाता है कि क्लाइंट का बिहेवियर या फिर टीम मैनेजमेंट या फिर जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसको लेकर कभी कभी लगता है यार क्या कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर सबके पर्सपेक्टिव से देखें, और मतलब कि अगर कहें कि इस लाइन में कैसा अभी तक मेरा गया है, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा गया है और बहुत ही आगे जाने वाला लाइन है। और अभी तो देख ही रहे किस हिसाब से हर चीज़ यूट्यूब और वीडियो फिल्म्स और डेवलप हो रहा है। एक वाकया हम बताना चाहेंगे कि एक समय था, आज से आप तो काम किए हैं, आप तो सीनियर हैं हमसे, 2012, 13, 14 का समय होगा, जब छोटा छोटा जब गांव में काम होता था या फिर शहर में भी काम होता था, तो कैमरा मैन या फिर वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को उस टाइप का रिस्पेक्ट नहीं था। बट
लेट अगर हम चले जाएं 89 या 92, 93, 94, 95, 96 में, मेरे अंकल लोग जब काम करते तो वो लोग बताते थे कि जब किसी के घर में शादी होता था तो वो लोग कार लेके आते थे कि फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को लेके जाना है, मतलब कि बहुत बड़ा लोग है वो लोग, मतलब अटैची बहुत बड़ा बड़ा होता था, उसके अंदर बैटरी होता था, कैमरा होता था, उसको भर के ले जाते थे। हाँ। पर ये कुछ साल आया 2012, 13, 14 तक का, 15 तक का, जो कि फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को या तो हम लोग का गलती रहा या फिर क्लाइंट का गलती रहा, या फिर कह नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, उतना नॉलेज नहीं है, बट बहुत ही नीचे लेवल तक गिर गया। बट अभी धीरे धीरे जिस हिसाब से पिछले 5 साल में सिनेमैटिक आया और SD हर चीज़ कन्वर्ट हुआ, लोग जागरूक हुए फोटोग्राफी के पीछे वापस, और तो थोड़ा इज्जत मिलना स्टार्ट हुआ। तो वो जब कोई क्लाइंट या फिर कोई अच्छे लोग जब थोड़ा इज्जत देते हैं तो लगता है कि नहीं, हम भी हैं, मतलब हमारे पास भी कला है और हमारे कला का कद्र है, लोग वैल्यू देते हैं। हम तो जानते हैं कि भाई आप एडिट भी कर लेते हो, वीडियोग्राफी भी कर लेते हो, फोटोग्राफी भी कर लेते हो, फोटो एडिट भी हो जाता है, वीडियो एडिट भी हो जाता है, ऑलराउंडर हो भाई। ड्रोन उड़ा लेते हैं, ड्रोन, वो हम तो बोले ना, वाल भी चला लेते हो भाई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब तीनों जब एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग भी हम जानते हैं कि भाई तीनों सॉफ्टवेयर पे अभी काम कर चुके हैं, तो तीनों सॉफ्टवेयर का भी नाम बता दीजिए, और तीनों में बेस्ट आपको कौन सा लगा है काम करने में, वो बताइए वीडियो एडिटिंग में। अभी के हिसाब से आप अगर 3 सॉफ्टवेयर अगर बोल रहे हैं तो पहला तो EDS है, दूसरा फाइनल कट प्रो है एप्पल का, और तीसरा है एडोबी प्रीमियर। तो अगर वेडिंग लाइन से रिलेटेड अगर हम रखें और वेडिंग से ही अगर हम हर चीज़ देखें कि पूरे इंडस्ट्री को, और उससे हम डिफाइन करें कि एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर पर बेस्ट होता है, फास्ट, बेस्ट, क्वालिटी अच्छा आता है, तो हम वोट करेंगे फाइनल कट प्रो को। अगर एडवांस लेवल का एडिटिंग करना है और मतलब कि हायर एडवांस लेवल करना है कि 3-4 कैमरा है और मतलब कि एक अलग ही लुक बनाना है, और अगर एडिटर में हिम्मत है, पेशेंस है, बैठने का सिस्टम पर 20, 25, 50, 100 घंटा लगाने का एक वीडियो के ऊपर या फिर फोटो के ऊपर या जो भी है, तो प्रीमियर पर जाएं। और अगर जल्दी जल्दी काम निकालना है और एक बढ़िया से काम पेश कर देना है और जल्दी जल्दी काम करके दे देना है, क्लाइंट भी सेटिस्फाई है और कुछ कंप्लेन भी ना आए, तो उसके हिसाब से EDS है। बट मतलब फास्ट काम के लिए अगर हम जाएं तो EDS है, मगर बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो फिर प्रीमियर है आपका, अगर बहुत मेहनत करें तब। हाँ। बट अगर जिस हिसाब से क्लाइंट को वीडियो देना पड़ता है जल्दी, क्योंकि एक इंटरेस्ट होता है लोग में कि शादी हुआ है, वीडियो देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो वो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर उस लेवल से देखें और जो इंडस्ट्री का लेवल अभी चल रहा है, जो चीज़ चाहिए, तो उसके हिसाब से फाइनल कट प्रो इज़ द बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसका टाइमलाइन बहुत स्मूथ है, प्रीव्यू वीडियो का बहुत फास्ट दिखता है, प्लगइन्स इतने अवेलेबल हैं कि आपको कुछ मैनुअली करने में जिसको 4 घंटा लगेगा वो आप 5 मिनट में करके निकल जाओगे। तो इतना हाई सपोर्ट है फाइनल कट प्रो पर, और इजीली ट्यूटोरियल अवेलेबल है, इंग्लिश में है, हिंदी में ज़्यादा तो है नहीं, अगर कभी होगा तो हम बना के दे देंगे, फुर्सत मिलता नहीं है। बट फाइनल कट प्रो बेस्ट है एडिटिंग के लिए। अब जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग का तो हो गया, फोटो एडिटिंग में क्या होता है, क्या है, किस तरह से करते हैं? अभी के समय में फोटो एडिटिंग में देखें तो लाइट रूम का बहुत हल्ला बोल है। लाइट रूम सभी को करते हैं, बट लाइट रूम एक्चुअल में है क्या? फोटोशॉप का छोटा भाई है। जो फोटोशॉप लार्ज लेवल पर करता है, लाइट रूम से कॉम्पैक्ट लेवल पर करता है। और जिसको फोटोशॉप, पहला तो एडिटिंग लाइन हो, फोटो लाइन हो, या फिर कुछ भी इस लाइन से रिलेटेड हो, समुंदर है, इसमें जितना पानी निकालेंगे उतना बढ़ते जाएगा, कम कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप हर दिन कुछ नया सीखिएगा, हर मिनट कुछ नया सीखिएगा, और जब तक आप कुछ सीखिएगा कुछ नया आ चुका होगा। तो फोटोशॉप सबसे बेस्ट है। अगर कोई इंसान फोटोशॉप चलाने सीख जाता है, मतलब कि नॉर्मल लड़का भी है फोटोशॉप चलाने सीख जाता है, तो वो बंदा पासपोर्ट से लेके ग्राफिक डिज़ाइन, एक फिल्म का पोस्टर तक डिज़ाइन कर सकता है। स्किल लेवल पर डिपेंड करता है वो अपने आप पर कितना मेहनत किया है, किस जगह पर मेहनत किया है। और ये लाइन से एक चीज़ हम बोलेंगे कि अगर इस लाइन का कोई भी एक पार्ट अगर कोई बंदा सीख गया, अगर लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कुछ चीज़ को लेकर जॉब नहीं लगा या फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई आप इस लाइन में आइए, डराएंगे नहीं। ये लाइन बहुत अच्छा है, सीखने के लिए हर दिन मिलेगा, और
आप अगर मेहनत करेंगे तो एक अच्छा लेवल में पहचान बना पाएंगे इस लाइन में। अच्छा, इस लाइन में अगर कोई नया प्लेयर अगर एंट्री लेना चाहे, उसके पास मान लीजिए कैश, वो हम समझते हैं कि गरीब घर से हो, तो इस फील्ड में आके वो क्या क्या कर सकता है, और क्या अगर मान लीजिए वो शादीशुदा हुआ, उसका 1-2 बच्चे हुए, तो क्या अपना परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है? अगर बिना पूंजी का अगर इस बिजनेस में आए तो वो क्या कर सकता है, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल आप पूछे नवीन भैया। हम इस पर आपको एक फ्यूचर दिखाते हैं। अभी का जनरेशन तो एआई का है, मोबाइल में एआई, हर जगह एआई, कैमरा में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह फैल गया है। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, हो सके आज से 5 साल के बाद टैक्सी चले ड्राइवरलेस, बहुत सारा काम हो जाए ह्यूमन के बिना, बट ये एक ऐसा फील्ड है कि फ़ोटो खींचने के लिए इंसान का ज़रूरत पड़ेगा, वीडियो करने के लिए इंसान का ज़रूरत पड़ेगा। बिना इंसान के दिमाग के, क्रिएटिविटी के कोई भी इस लाइन में, मतलब कि कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर हावी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कोई इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो इस लाइन में आए, सीखे, हम सिखा सकते हैं, आप भी सिखा सकते हैं। लोगों को दरकार है अच्छे वर्कर का, और हम फ्री में भी सिखा सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर मेहनत करना चाहिएगा तो हम लोग सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, नवीन भैया सिखाएंगे, और भी हम लोग जैसे कम्युनिटी में जो लोग हैं, हमारे जो मिक्सर मैन सब हैं शहर में, और भी एडिटर सब जो हैं, सबको सिखाना चाहते हैं। बट एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप अपने पर मेहनत करिए, और अगर कोई कुछ सिखाता है तो उनको भी उस चीज़ का रिटर्न दे के जाइए। कभी भी कोई भी काम ईमानदारी से करिएगा अगर आप, तो ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल होइएगा। कभी भी किसी के साथ गद्दारी मत करिए, ईमानदारी से करिए, और आपको तरक्की करने से इस लाइन में कोई नहीं रोक सकता। आज के डेट में तो हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ हर के मुंह से ये सोचते हैं कि कैंडिड, सिनेमैटिक, ये सब, और सबसे ज़्यादा तो आज के डेट में हम सुनते सुनते तो ये परेशान हो गए कलर ग्रेडिंग, कि भैया फ़ोटो खिंचाइए तो भैया अच्छी से कलर ग्रेडिंग खींचिएगा। क्लाइंट आके बोलते हैं, तो ये भैया कलर ग्रेडिंग क्या है, वो आप पहले समझाइए। कलर ग्रेडिंग, एक्चुअल में अगर हम कलर ग्रेडिंग का बात करें तो 2 चीज़ होता है, कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन। तो जो भी फोटोग्राफर है, और जो अच्छे फोटोग्राफर हैं जिनको नॉलेज है, उनको पता होना चाहिए कि जब हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो वाइट बैलेंस सेट करते हैं, और वाइट बैलेंस सेट करने के बाद हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं और टेम्परेचर देखते हैं कि क्या है। तो कलर करेक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसका कलर को परफेक्ट करते हैं। अभी आप लोग देखिएगा लाइट रूम में बहुत सारा लड़का सब होगा जो नया नया होगा, ग्रीन पीछे का जो है उसको डार्क ग्रीन ऐसा टाइप से कर दिया है, लग ही नहीं रहा है कि वो लीफ है, ठीक है। मतलब कि कलर का तो पता ही नहीं चलता है, कि जो भी मन में आया, जो अच्छा लगा दिखने में, बस वो कर दिया। फोटो में जान कहाँ है, रियलिटी कहाँ है? रियलिटी तो आप प्रिजर्व करिए, वो इंपॉर्टेंट है ना। आप जो खींच के लाए हैं, अगर कोई क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट जिसको नॉलेजेबल है, वो बोलेगा भाई मेरा ओरिजिनल कलर कहाँ है, जिस टेम्परेचर में हम खड़े थे, जिस इन्वायरमेंट में हम खड़े थे, उस इन्वायरमेंट का हमको कलर दे दो, तो वो फिर अकबका जाएगा ये क्या बोल रहे हैं। तो उसको जो कलर अच्छा लगता है, वार्म टोन अच्छा लगा तो वार्म टोन चढ़ा दिया, कूल टोन अच्छा लगा तो कूल टोन चढ़ा दिया, जो लगा उसको अच्छा चढ़ा देता है। एक मूड होता है वेडिंग में, हैप्पी मूड को लेने के लिए वार्म टोन जरूरी होता है। तो बहुत सारे फोटोग्राफर, हम लोग भी खुद करते हैं, तो थोड़ा सा वार्म रखते हैं। कलर ग्रेडिंग एक कलर करेक्शन का पार्ट, वो तो नॉर्मल कलर करेक्शन हर फोटो वीडियो कर दिए। कलर ग्रेडिंग बहुत हाई डेफिनेशन चीज़ है, मतलब कि बहुत ऊपर लेवल का चीज़ है, ठीक है। कलर ग्रेडिंग में प्रॉपर तरीके से कोई कलर ग्रेडिंग नहीं करता है, इवन हम भी नहीं करते हैं कलर ग्रेडिंग। अगर आप बड़े बड़े स्टूडियो में जाइएगा, प्राइम फोकस स्टूडियो में चले जाइए या फिर रेड चिली वीएफएक्स में चले जाइए, तो वहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ बैठ के कलर ग्रेडिंग करते हैं, एक एक कलर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं मिलियंस ऑफ कलर होता है कंप्यूटर में, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो एक एक टोन को प्रिजर्व करने के लिए, एक एक इन्वायरमेंट को तरीके से दिखाने के लिए, पूरा फिल्म का जो इन्वायरमेंट है, जो मूड है, उसको प्रिजर्व करने के लिए वो कलर ग्रेडिंग करते हैं, कलर करेक्शन नहीं करते हैं। कलर करेक्शन नॉर्मल हो गया कि हाँ ये टेम्परेचर में शूट हुआ था, ऐसे ऐसे करके हो गया, पर मूड को, पूरा मूड को बनाए रखने के लिए एक्चुअल में अगर बोला जाए तो कलर ग्रेडिंग में यही होता है कि पर्टिकुलर वन कलर को चाहे तो वो हाई कर दे और लो कर दे। कर दे। अगर उसमें
1000 कलर हो तो अलग अलग 10 कलर को हम चाहे तो बढ़ा करके पर्टिकुलर उसी कलर को हम मान लीजिए बैकग्राउंड में लीफ है, लीफ का ग्रीन थोड़ा सा डार्क करना है या कम करना है या लाइट ग्रीन करना है तो वो उस हिसाब से कर देंगे बिना चेहरा पे। देखिए जिसको आइडिया है शैडो, हाईलाइट, कर्व्स और क्या कहते हैं एक्सपोजर, कंट्रास्ट का, ये 4 चीज़ का, वाइट्स और ब्लैक का, तो वो कलर ग्रेडिंग को अच्छा से कर पाएगा। बाकी HSL बहुत सारा अभी तो एडवांस लेवल हो गया, HSL आ गया है, फिर बहुत सारा चीज़ है जिस पर वो लोग कर रहे हैं कलर ग्रेडिंग। अच्छा, कभी ऐसा वाकया भी आपके साथ हुआ है कि जो यादगार है या यादगार लम्हा आज तक बन गया हो? काफ़ी यादगार लम्हा है इस लाइन में तो मेरे होश जब से है तो हम तो 10 साल निकाल दिए, 2011 टिल 2021। एक महीने के बाद 7 नवंबर आएगा तो मेरा प्रॉपर हो जाएगा कि 10 साल निकल जाएगा। तो बहुत ऐसा लम्हा है, बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ याद भी है। एक मतलब जो थोड़ा इमोशनल टाइप का लम्हा हम बताते हैं आपको। 2014 में पहला बार ड्रोन खरीद के लाए थे देवघर में। उस टाइम लोग जानते थे कि ड्रोन होता है, फेयरवेयर में देखे थे, तो पहला ड्रोन खरीद के लाए थे। 1.25 लाख रुपये लमसम लगा था। DJI Phantom 2 FC40 कैमरा उस पर लगा हुआ होता था और इतना बड़ा स्क्रीन होता था, उसके पीछे बैटरी होता था और RC32 वो TS और वो वाला जो होता है रिसीवर वो लगा हुआ रहता था और उससे पूरा रिसीव होता था सिग्नल। तो जब उड़ाए, पहला बार भैया उड़ाया तो ठीक उड़ाया, बोला तुम उड़ाओ, हम उड़ाए तो जाके गिरा दिए ड्रोन। अब भैया हमको देख रहा है, उसको देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या करेगा, ये तो पीटेगा, हमको डांटेगा। गिर गया तो पहले बोला चलो ड्रोन देखते क्या हुआ है। तो आके देखे तो ड्रोन का कैमरा इधर फेंका गया है, ड्रोन का बैटरी उधर निकल गया है, थोड़ा मोड़ा पंखी उनकी टूटा था। तो फिर उसको सब चीज़ ठीक किए, फिर ड्रोन को लेके आए अपना ऑफिस जो मनोरमा इंटरनेशनल में था, आप भी वहाँ आते थे, तो फिर वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस किए, फिर गए काम करने के लिए। पहला बार ही ड्रोन उड़ा जाके लसक गया। अब पार्टी बोल रहा है उसको उतारो और उड़ाओ। बोले भैया कैसे उतारेंगे, उतना ऊपर 15 फीट हाइट है। तो क्लाइंट भी कुछ नहीं बोला, उस टाइम नया नया ड्रोन था तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। बट ड्रोन एक ऐसा चीज़ है आज के दिन में, या तो बहुत अच्छा चीज़ है या तो बहुत ख़राब चीज़ है। बहुत ऐसा वाक़या हम लोग सुने हैं कि जो ऑपरेटर होता है, हम तो बोलेंगे सावधानी छुड़ाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी गलती हो चुका है, हम तो गलती करके ही सीखे इतना चीज़, और लोग अक्सर गलती करके ही सीखते हैं। तो ड्रोन ब्राइड एंड ग्रूम के करीब मत ले जाइए कभी भी। गिर जाने के बाद आपका ड्रोन तो जाएगा ही जाएगा, ब्राइड ग्रूम का हाथ पैर भी जाएगा, कट टूट जाएगा। तो वैसा गलती कभी नहीं करिए। अभी तक आपके द्वारा इस फील्ड में कितने आदमी आ चुके हैं, लगभग कितने को आप तक सिखा चुके हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को कुछ सिखाएं, लोग आते गए, उनको ज़रूरत था, हमें भी ज़रूरत था, तो हम लोग उसको बताते चले गए। अब सीखना नहीं सीखना उनके ऊपर है, लोग अपने ऊपर मेहनत करते हैं, नहीं करते हैं, जो करते हैं वो सीख लेते हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी का नाम नहीं लेंगे कि कोई हम किसी को लेके आए। ऐसा आदमी जो कि यादगार रह गया हो, छोड़ के चला गया हो, अफसोस हुआ हो? हाँ, कौन? मेरा सबसे अच्छा फोटोग्राफर जिसको हम खुद ट्रेंड किए लाइफ में, मतलब कि जितना एक्सपीरियंस हमको था फोटोग्राफी का, हर एक चीज़ जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे थे उसको, हर एक चीज़ मतलब कि काम करते थे उसको बताते थे कि ये कर लो, ये कर लो, इसका वीडियो देख लो। क्योंकि अब तो यूट्यूब बहुत सारा हो गया ना, तब तो बैठ के हम लोग एक एक ब्लॉग पढ़ के करते थे कि ये ब्लॉग में ऐसे लिखा हुआ है, इसको 4 वीडियो निकाले हैं तो उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद करते करते। तो नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बट अफसोस था। हाँ, अफसोस है, अभी भी है, कमी खलता है, जो भी है जैसा भी है, बट कमी खलता है। अगर मान लीजिए कभी फिर लाइफ में मौका अगर मिले, ठीक है, कि गरीब विद्यार्थी हो आपके पास, मान लीजिए कि कोई क्लास के तरह की गरीब विद्यार्थी को हमको पढ़ाना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने लाइन से रिलेटेड जितना नॉलेज हमको है वो तो हम दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है या फिर नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, अगर हम किसी को सिखाएंगे या किसी को हम देंगे तो मेरा बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं, ठीक है। और कोई इंसान मेरे से कुछ सीख के अगर 2 रुपया कमाएगा, भले मेरे मुंह पर तारीफ नहीं करे या फिर कुछ सामने में नहीं बोले या फिर सामने में कभी आए तो नज़र नहीं मिलाए, बट दिल में उसके लिए मेरा इज्जत जरूर रहेगा, और वो इज्जत कमाना ज़्यादा। अगर इस बिजनेस में बहुत सा ऐसा भी होता है
कि बहुत आदमी रेट से कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं, कि इतना रेट कम कर देते हैं कि उनको लॉस सह करके वो क्लाइंट को पकड़ लेते हैं। और जब दूसरा ग्राफर उनसे बोलता है कि भैया इतना कम में क्यों पकड़े, तो एक जवाब दे देते हैं कि भैया हमको वो एरिया पकड़ना था। आपके हिसाब से ये सही है या गलत? मेरे हिसाब से गलत है। क्यों? पहला तो 2 कहावत है, हम बताएंगे। कस्टमर इज़ किंग, और कस्टमर किसी का नहीं होता है, ठीक है। जो आज हमसे काम कराया, हो सके कल हमसे काम नहीं कराएगा। अगर उसको काम मेरा पसंद आएगा तो काम कराएगा, 4 लोगों को रेफ़र भी करेगा, और अगर उसको मेरा काम पसंद नहीं आया तो 4 लोगों के पास जाके बोलेगा भी उससे मत काम कराओ, उसका काम ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर अपना रिव्यू दे रहा है, हर कोई लोग। अब रेट कम करने का जो गलती लोग करते हैं, जो भी अच्छे फोटोग्राफर हैं, मतलब कि जो इस लाइन में 10 साल 15 साल गुजार लिए, और वो लोग अगर इस टाइप का गलती करते हैं कि रेट कम कर देते हैं, तो आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी दिक्कत होने वाला है। क्योंकि अभी का इक्विपमेंट जितना हम लोग खरीदते हैं काफ़ी कॉस्टली है। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि हर दूसरे दिन नया चीज़ आ जाता है, और गियर्स एंड इक्विपमेंट हम लोग को हर दिन पुराना पड़ता है, और इतना में ही चला जाता है। हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपका जो मतलब कि मेहनताना होता है, जो आप खटते हैं, और आप हर चीज़ को कैलकुलेट करिए। आप साल भर स्टूडियो चलाते हैं, जैसे मेरा ये स्टूडियो है, तो इसका 11,000 रुपये रेंट जाता है, साल भर चलाते हैं। उसके बाद इसका बिजली बिल है, इसका मेंटेनेंस है, उसके बाद साल भर आपका इक्विपमेंट में आप सामान इन्वेस्ट करते हैं, वो डिप्रिसिएट होता है उसका वैल्यू। कल के दिन में लड़का लगाया ये इन्वर्टर से लाइन, एसएम पे उड़ गया। मतलब कि अपना खर्च को पर्टिकुलर जोड़ करके उसको जोड़िए और उसको निकालिए, और जितना रेट में काम कर रहे हैं हर साल 10% उसमें इंक्रीज करते रहिए। एक बार में इंक्रीज मत करिए, 10% इंक्रीज करते रहिए, और कुछ एक पोर्शन साल में 30,000 40,000 50,000 रुपये अपने पीछे खर्चा करिए, अपने स्किल को सुधारने के पीछे खर्चा करिए। अच्छा, दूसरा चीज़, एक चीज़ और हम देखने को हमें मिलता है कि बहुत फोटोग्राफर्स को लगभग हम देखे हैं कि हर का अपना एक सर्किल होता है, और कभी ना कभी किसी न किसी को फ्री काम करना पड़ता है लाइफ में, कि भैया मेरा बहुत जिगरी दोस्त हैं तो फ्री में काम कर दिया। मगर कुछ आदमी के हम सुने हैं कि वो बोलते हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिला तो उस हिसाब से काम करके नहीं देते हैं। तो आपका क्या कहना है कि उस स्थिति में अपना 100% देना चाहिए फ्री के काम पे या नहीं? ऑब्वियसली 100% दे के काम करना है, क्योंकि आपका हर एक काम मतलब आप उतने ही अच्छे हैं इस काम में जितना कि आपका पिछला वीडियो फोटो अच्छा है। अगर वो ख़राब हुआ तो आपका काम ख़राब हो गया। तो आपका फ्री का काम रहे या पेड प्रमोशन रहे या फिर आपको पैसा मिले काम करने के लिए, तो आप हर काम के ऊपर मेहनत करिए। आप क्लाइंट के लिए मेहनत मत करिए, आप अपने लिए मेहनत करिए। हो सके उस काम में आप कुछ नया क्रिएटिविटी ला सके, कुछ नया एक्सप्लोर कर सके, नया कुछ जान सके कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता था, हम लोग आज तक नया बिगनर्स इस फील्ड में एंट्री लेंगे, ठीक है, तो इस फील्ड में कोई भी अगर वीडियोग्राफी लाइन में लेंगे तो क्या चीज़ लेके वो एंट्री ले, मिनिमम रिक्वायरमेंट लेके, जैसे उनको फोटोग्राफी करना है तो क्या चीज़ वो चाहिए उनको? एक तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए पढ़ाई का, एटलीस्ट 10-12 का उनको नॉलेज होना चाहिए। और इस फील्ड में अगर आ रहे हैं तो पहला 3 साल तो अपने ऊपर सीखने में मेहनत करें हर एक चीज़ पर, क्योंकि करियर बहुत बड़ा है, बहुत दिन में पैसा। अगर आप 10 साल अपने ऊपर मेहनत कर लीजिएगा तो आप 11वां साल खुद ब खुद 10 साल का पैसा कमा लीजिएगा। तो ये मत सोचिए कि हमको पैसा पहले कमाना है, पहले ये सोचिए कि हम अपने आप को उस पैसे लायक बना लें, इतना बना लें कि लोग को मांगने से पहले लोग बोले कि भाई तुम ये रख लो, तुम्हारा इतना तो होता ही है। इस फील्ड में कहीं से कुछ सीखे हैं बाद में इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई चीज़ का कोर्स तो हम नहीं किए हैं कुछ ऐसा, बट हाँ यूट्यूब से हम बहुत सीखे हैं। हम काफ़ी बाहर के यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, बहुत सारे, मतलब कि। अच्छा, एक चीज़ जहन में और भी आता है, हमने कई आदमी से भी पूछा है, इस फील्ड में अगर लड़कियां अगर आना चाहें तो उसके लिए क्या स्कोप है? काफ़ी अच्छा स्कोप है। डिटेल में जानकारी दे दे, कम से कम 2 लड़कियां हो, कम से कम समझ जाएं।
वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसा फोटोग्राफी का सेक्टर है जहाँ पर कि फोटोग्राफी का हर एक चीज़, स्ट्रीट फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, वाइल्ड नाइट फोटोग्राफी या फिर कोई भी फोटोग्राफी का 11-12 सेक्टर होता है, तो वो एक वेडिंग में सब आता है। ठीक है, पहला तो मतलब कि वेडिंग में हर एक इंटायर चीज़ कवर होता है। और अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो जरूरी नहीं कि आप वेडिंग करिए, आप सीखिए। यहाँ पर आप जाके ब्लॉगर बन सकते हैं, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं, फूड फोटोग्राफी का काफ़ी आज के दिन में रिक्वायरमेंट है। जोमेटो, स्विगी, बहुत सारी उबर, पांडा सब कंपनी है जो कि चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप करियर बनाएं फोटोग्राफी में, वेडिंग फोटोग्राफी में, आप और भी सेक्टर बना सकते हैं। बट ये वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर एक कहावत होता है ना, अर्न वाइल यू लर्न, तो वो वाला यहाँ पर सिचुएशन है कि आप सीख भी रहे हैं और आपको सीखने का पैसा दिया जा रहा है। सबसे बड़ा बात है, आप कुछ स्किल दिखा नहीं रहे हैं वहां पर, आपको लोग पैसा दे रहा है क्योंकि आपको सीखने का पैसा दे रहा है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ क्या होगा। तो इस फील्ड में आने से मतलब उपार्जन भी अच्छा कर सकते हैं, अपना परिवार भी चला सकते हैं, काफ़ी अच्छे से परिवार चला सकते हैं। दिक्कत तो इसमें कुछ आना नहीं है। नहीं, दिक्कत तो कुछ आना नहीं है। ठीक है, आपको समय देने के लिए थैंक यू नवीन भैया। फिर मौका मिला तो फिर बुलाएंगे। एकदम ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।